गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए अपन प्रश्नावली 1.2 की तीसरा क्वेश्चन चल रहा था। तीसरे प्रश्न में पहला क्वेश्चन अपन कर चुके, तीसरे प्रश्न का आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। तीसरे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन आप LHS ज्ञात करना और RHS दोनों चीज ज्ञात करना सीखो। LHS HCF और LCM ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन को जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन करा था, पहले का पहला, तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा प्रश्न देखिए जिसकी संख्या है 17, 23 और 29। ये संख्याएं हैं। आपको इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आपको बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणांकन कर लेंगे 17, 23 और 29। 17 में अब वह संख्या ढूंढो छोटी से छोटी जिसका भाग चला जाना चाहिए। इसमें भाग चला जाए ऐसी संख्या ढूंढिए। अपन ऐसी संख्या ढूंढेंगे 17 का कोई भाग चला जाए, 17 में 17 का भाग जाएगा और किसी संख्या में अभाज्य संख्या। 23 में 23 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, केवल एक का जाता है। 29 में 29 का जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। 29 में केवल 29 का ही भाग जाता है। अपन 2 से लेकर के आगे तक की संख्या देखिए तो 29 अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 में 29 का भाग। अब इनका HCF और LCM आपको बता रहे थे सारणी के रूप में जमा करके L संख्या 17, 23 देखिए ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर HCF LCM ज्ञात कर रहे हैं। पहले जो संख्या है 17 के अभाज्य गुणांकन रखिए तो उसमें 17 ही प्राप्त, ठीक है। इसके बाद में अपन ने 23 के करे तो 23 का 23 ही प्राप्त हुआ। तो इस वाले बॉक्स में नहीं लिखेंगे, यहाँ अगले वाले बॉक्स का नंबर लेंगे 23। अब इस बॉक्स में 23 आ गया, अगला बॉक्स अगला जो है 29 का है तो उसमें, ठीक है। अब इसके HCF की बात आती है, HCF का मान क्या होगा। आपको पता है HCF का मान ज्ञात करेंगे तो बताइए कि इनमें सभी कॉलम कौन से बॉक्स के भरे हुए हैं, सभी कॉलम किस बॉक्स के भरे हुए हैं। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये खाली है, ये भी खाली है, इसके इधर खाली, इधर खाली है, इसके ऊपर के खाली है, दोनों ये सब। HCF का मान यहाँ पर कोई भी संख्या उपनिष्ठ नहीं आ रही है, परंतु एक सभी में उपनिष्ठ आता है। HCF का मान कभी शून्य मत लिखना गलती से। कितना आएगा HCF का मान? 1। HCF का कम से कम मान 1 आता है, 1 आता ही है, ठीक है ना। 1 आएगा, 1 से छोटी संख्या नहीं आ सकती, ठीक है। अब आती है बात LCM की। LCM लघुत्तम समाप्त गुणोत्तर। तो यहाँ पर देखिए इस सभी बॉक्स को नंबर लेंगे। इस बॉक्स से कितना संख्या आएगी? 17। इस बॉक्स से कितनी संख्या आएगी? 23। इस बॉक्स से कितनी संख्या आएगी? 29, ठीक है। अब आप गुणा कर लीजिए, 17 को गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर 17 को 3 से गुणा करें, 23 से, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 1 आ जाएगा आंसर के 5, 17 दूना 34, 34 और 5 39, 391 गुना 29। अब आप घर पे गुणा कर लीजिए, 29 गुना 393, 9 एकम 9, 9 9 81 1 आंसर की 8, 9 3 27, 27 और 8 35।
गुना 18 का 8 असल की 1 3 दूनी 6 1 7 यहाँ घटाएंगे कितने आ जाएंगे 3 यहाँ 8 5 13 का 3 असल की 1 10 और 11 11,339 लिख देंगे 11,339 ये आपके एक्सी का मान एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से अपन को ज्ञात करना है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए इसका तीसरा जो क्वेश्चन है 8 9 25 8 9 और 25 इनका एचसीएफ एलसीएम ये चीज ज्ञात करनी है। अपन इसको हल करेंगे। देखिए 8 के अभाज्य गुणांक करेंगे। 8 में वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका भाग पूरा पूरा जाता हो, उसी संख्या का भाग देते हैं। तो किसका भाग जाएगा 2 का 4। फिर किसका भाग जाएगा 4 में किस संख्या का भाग जाएगा सबसे छोटी संख्या का 2 का 2 बार 2 में 2 का जाएगा 9 में देखिए 9 में 2 छोटी से छोटी संख्या 9 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 3 का देखेंगे 3 में जाता है 3 1 3 3 दिया 9 3 का भाग दिया 3। अब किसका नंबर है 25 का। 25 में देखिए किसका भाग जाएगा 25 में 2 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा और 3 अंक का भाग भी पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो ऐसी स्थिति में अपन इसका भाग देंगे 5 5 1 5 25 5। ठीक है, ऐसी स्थिति में अब आप इन संख्याओं का बॉक्स के रूप में लिख करके इनका एचसीएफ एलसीएम 8 9 और 25। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 8 के अभाज्य गुणांक के अंदर। तो आप 8 के में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे 2। तीनों कॉलम भर दिए। अब नंबर है 9 का। हम 9 में यहाँ इस खाने में 2 भर दिया, इसमें भी 2 भर दिया, इसकी में 2 भर दिया। अब 3 इसमें अगले में 3। अब 3 इसमें भी भर दिया अपन ने। अब जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 25 का। इसका नंबर है 25 का। 25 के बाद गुणांक में है 5। ऐसी स्थिति में अब इनका एचसीएफ की बात करी जाए कि एचसीएफ का मान कितना होगा। एचसीएफ में भी यहाँ देखिए ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जो पूर्णतः भरे हुए हों। ठीक है, ऐसी स्थिति में अब अपन यहाँ पर बात करें तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कितना आएगा एचसीएफ का मान। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आए तो एचसीएफ का मान कितना होता है 1 होता है। अब बात करेंगे एलसीएम। एलसीएम की बात करें तो उत्तम समापवर्धक इस कॉलम से कितना नंबर आएगा 2, इस कॉलम से कितना आएगा 2, इस कॉलम से कितना आएगा 2, इस कॉलम से कितना लेंगे 3, इस कॉलम से कितना लेंगे 3, इस कॉलम से कितना है 5, इस कॉलम का नंबर सभी कॉलम का नंबर आता है और सभी में से एक एक संख्या लेते हैं। ठीक है, कॉलम के हिसाब से। अब इसको गुणा कर लीजिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 8 आ जाएगा। यहाँ पर 25 25 इंटू 200 25 इंटू 200 इंटू 9 कर लेंगे 9 दूनी 18 1800 इसका एलसीएम का मान आता है। इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम के मान प्राप्त करेंगे। ठीक है,
आप अन्य कोई संख्या लेकर के एचसीएफ एलसीएम का मान इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। एचसीएफ एलसीएम अपन यहीं नहीं ज्ञात करना है, अपन छोटी क्लासों में भी ज्ञात करके सीख कर गए थे। लघुत्तम समाप्त तक और महत्तम समाप्त तक कोई एचसीएफ और एलसीएम का मान है, कोई अलग चीज नहीं है। 5वीं क्लास में भी सीख कर, 5वीं 6वीं 7वीं में भी सीख कर ये अच्छी तरीके से याद करना आना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है चौथा, जिसमें HCl 306 और 657 दोनों संख्याओं का एचसीएफ का मान है 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। हिंदी में लिख लो, ज्ञात, ठीक है, ये कार्य अपन को करना है। अब देखिए हाँ एक दूसरे सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अभाज्य गुणानखंड करके तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दे रखा उसके हिसाब से अपन दूसरे तरीके का प्रयोग करें। यहाँ पर है पहली संख्या, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। जो भी कर रहे थे उस तरीके से करेंगे तब भी आंसर वही प्राप्त होगा, और इस तरीके से करेंगे तब भी आंसर वही प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा तरीका सीख लो, क्योंकि अन्य संख्या एचसीएफ एलसीएम देता है जब तक तो ठीक है, लेकिन अन्य कोई चीज गायब कर देगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में एचसीएफ मान है 9 और एलसीएम बराबर समझ। यहाँ पर अपन प्रश्न में 4 चीजें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ प्रश्न में आपको एलसीएम गायब कर रखा है। बात ऐसी है कि इनमें चारों में से किसी को भी प्रश्न में से गायब करके और प्रश्न दे सकता है हल करने के लिए, इसलिए सूत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। और अपन ने ऐसी चीज नहीं है इसको अब कर रहे हैं, दूसरे प्रश्न में भी अपन ने सिद्ध करे थे। एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके दो संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम सत्यापित करा था। अब उस चीज का यहाँ पर उपयोग करेंगे अपन। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखिए पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 बराबर एचसीएफ का मान है 9 और एलसीएम अपन को ज्ञात करना है। अब पता है एलसीएम ज्ञात करना है तो 9 इसके गुणा में है एलसीएम के, तो 9 का क्या दे देंगे हाफ, सीधी सी बात, कुछ नहीं करना। एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 भाग 9, 9 एकम 9, 9 की 27 बच गए 3, 9 चौक 36, 34 बार एलसीएम बराबर, अब आप 657
34 गुणा 657 कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 34 गुणा 657 से गुणा करें, 7 चौक 28 का 8 आंसर 2, 5 चौक 20, ऐसे गुणा कर लिया करो रफ में, ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 7 चौक 28 का 8 आंसर की 2, 7 को 5 7 20 तो 22 आंसर की 2, 28 6 चौक 24 24 और 26, 3 का भाग बोलेंगे 3 7 21 का 1 आंसर की 2, 3 किया 3 5 15 तो 17 17 का 7 आंसर की 1, 3 7 5 18 19 कर लेंगे 8 3 6 और 13 का 3 आंसर की 1, 10 और 2 12 का 2 आंसर की 1 तो 22,338। तो इसका आंसर आ गया आपका 22,338। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर 4 चीजें हैं, चारों में से किसी को भी गायब कर सकता है और किसी का भी मान ज्ञात करवा सकता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, थोड़ा से अलग तरीके से है प्रश्न संख्या 5। जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या, पांचों प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या, क्या किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। समाप्त हो सकती है, ठीक है। इसमें देखिए इसको हल करेंगे, प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर क्या होता है, समाप्त। इसका तात्पर्य यह है कि आप 6 की घात 1 लगाएंगे, 6 की घात n क्या है, प्राकृत संख्या, तो 6 आएगा, 6 की घात 2 लगाएंगे 36 आए। कहने का मतलब आप यहाँ पर घात बढ़ाते चलें तो कोई एक ऐसी स्थिति आएगी क्या, ये पूछना चाहता है प्रश्न में। कोई ऐसी स्थिति आएगी क्या जहाँ जैसे मान लीजिए 21,0 तो 0 पर समाप्त हो गया, घात बढ़ाते जाए, n प्राकृत संख्या 4 घात ले लें, 5 घात ले लें, 6 घात ले लें, तो ऐसी कोई संख्या प्राप्त होगी क्या, तो ऐसी कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 को गुणा करने पर इकाई अंक 6 ही प्राप्त होता है। और दूसरी बात यहाँ पर अपन थोड़ा इसका अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ, लिखें
संख्या 6 की घात n है। 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 इसकी घात n। तो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड में लिखना है बस, केवल और कुछ नहीं है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 दोनों सम्मिलित होते तो संख्या की घात n में भी 0 पर क्या होती, समाप्त होती। लेकिन यहाँ पर 10 होता, अन्य कोई भी संख्या होती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए था। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 का स्थान नहीं है, इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस तरीके से आपको इसका जवाब देना। प्रश्न समझ में आना चाहिए कि भाई n क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब n का मान 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है। तो संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी क्या, तो n का मान अपन लेते जाएं। n किसमें से है, प्राकृत संख्या, n बराबर प्राकृत संख्या। n का मान प्राकृत संख्याओं से लेंगे। यहाँ पर प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक है। ऐसी स्थिति में गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 को फिर 6 से गुणा करेंगे 216 को फिर आगे गुणा करेंगे। इकाई अंक हमेशा 6 प्राप्त होता है इसमें, और कभी भी इकाई अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं आएगी। इसलिए ये संख्या आपके 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये दर्शाना था। तो ये कारण दर्शा दिया कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का स्थान नहीं है। 5 होता, 2 और 5 होना जरूरी था, 2 तो है लेकिन 5 का स्थान नहीं, इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 2 तो है परंतु 5 और होना चाहिए था, तब जाकर के समाप्त होती है 0 पर। थैंक यू।